हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अजय सर में हिस्ट्री के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। और हम हिस्ट्री के थर्ड सेशन में पढ़ चुके थे खिलजी वंश। खिलजी वंश को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। कमेंट में आप बताइए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, जल्दी बताइए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इसका वास्तविक नाम पूछ लेता है आपसे, कौन, क्या नाम था इसका? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज। मलिक फिरोज ने क्या की दोस्तों? खिलजी वंश की स्थापना की थी। और ये गद्दी पर बैठा था किस नाम से? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। हमने पढ़ा था आपको, हमने खिलजी वंश की स्थापना ही कब की थी इसने? 1290 में। 1290 में, 1290 से लेकर के और 1296 तक, 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा रहा कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। फिर हमने बताया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दामाद हुआ, एक भतीजा हुआ, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1296 में धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ही किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है कब? 1296 में। और कब तक शासन करता है? 1316 तक, ठीक है। जितना खतरनाक नाम है दोस्तों उतना ही खतरनाक शासक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले, ये क्या इक़्तिदार था? कहाँ का? ये भी पहली क्लास में हम बात कर चुके थे। तो कड़ा नामक जगह का इक़्तिदार था, ठीक है। कड़ा नामक जगह का क्या था? इक़्तिदार था ये। कड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रयागराज, यानी वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी में पड़ता है दोस्तों। वहाँ का क्या था? इक़्तिदार था, ठीक है। 1296 में हत्या करने के बाद में किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ये कुछ उपाधियां धारण करता है, जिनमें से ये अलाउद्दीन खिलजी उपाधि धारण करता है किसकी? सिकंदर साहनी की। सिकंदर साहनी की ये उपाधि धारण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसे अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोलते हैं। अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो ऐसी ये 2-3 उपाधियां ही धारण करता है दोस्तों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, गद्दी पर बैठने के बाद में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसप। अली गुरसासप। बचपन का नाम क्या था? अली गुरसासप इसका बचपन का नाम था दोस्तों। उसके बाद ये जब गद्दी पर बैठ जाता है 1296 में, तो 1298 में ये गुजरात अभियान पर जाता है, ठीक है। 1298 में गुजरात अभियान पर जाता है। गुजरात अभियान पर जैसे ही जाता है, वहाँ से
ये एक गुलाम खरीदता है, एक गुलाम खरीदता है 1000 दिनार में एक गुलाम खरीदता है, और उस गुलाम का नाम क्या था? मलिक फिरोज। ठीक है, गुजरात अभियान पर गुलाम खरीदता है, और उस गुलाम का नाम क्या था दोस्तों? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज गुलाम था। अब मलिक फिरोज गुलाम था, ये एक किन्नर था, यानी एक हिजड़ा था, लेकिन ये इतना साहसी था, इसने अपनी प्रतिभा से अलाउद्दीन खिलजी को इतना प्रभावित किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। किसको? मलिक फिरोज को क्या कर दिया था? सॉरी, मलिक काफूर को क्या कर दिया था? ये मलिक फिरोज ने, मलिक काफूर है, मलिक काफूर को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और ये क्या था? हिजड़ा। इसलिए भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मलिक काफूर। ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं ये पहले हम बता चुके हैं आपको। क्यों? क्योंकि 1000 दिनार में ही खरीदा था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, मलिक काफूर को, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। कौन? मलिक काफूर। अब अलाउद्दीन खिलजी इसकी प्रतिभा से प्रभावित तो थे, ये सारे जितने भी अभियान करते थे उन अभियानों पर सभी पर किसको भेजते थे? किसको भेजता था? मलिक काफूर को भेजता था। लेकिन हम बात करें दोस्तों, इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध अभियान पर गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों उसी अभियान की। किसकी? 1303 में। कौन सा अभियान? चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान। ठीक है, इस अभियान में दोस्तों, चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी खुद स्वयं और मलिक काफूर साथ गए थे। चित्तौड़ अभियान क्यों किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान क्यों किया था? चित्तौड़ पर उस समय शासन कर रहे थे राणा रतन सिंह शासन कर रहे थे उस समय, और उनकी पत्नी थी कौन? पद्मावत, जो काफ़ी सुंदर थी। उसके किस्से सुने थे किसी से, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि रानी पद्मावत है वो बहुत काफ़ी सुंदर है देखने में। तो उसी को पाने के लिए, उसी को हथियाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया दोस्तों। लेकिन वो पद्मावत को हथिया नहीं पाया। ठीक है, 1303 में चित्तौड़ अभियान पर गया अलाउद्दीन खिलजी, और जैसे ही ये वहाँ पर गया, इसने राणा रतन सिंह के महल में गया। वहाँ पर ये सब बातें पद्मावत को पता चली कि उसको अलाउद्दीन खिलजी है, उसको अगवा करने के लिए आ चुका है यहाँ पर। तो सभी महिलाओं ने वहाँ पर इकट्ठा होकर के जोहरा कर लिया। वहाँ पे दोस्तों, जोहरा का मतलब होता है सारी महिलाओं ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के आत्मदाह करना ही जोहरा कहलाता है। और वो रानी पद्मावत को देख भी नहीं पाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अभी जो पीछे मूवी आई थी एक पद्मावती, वो उसका विरोध का कारण यही था। उस मूवी में ये दिखाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो हथिया लेता है किसको? पद्मावत को। लेकिन वास्तविकता ये है कि दोस्तों पद्मावत का चेहरा तक नहीं देख पाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 का जो अभियान है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? चित्तौड़ अभियान का वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है पद्मावत उपन्यास से। कहाँ मिलता है? पद्मावत उपन्यास में किसका वर्णन मिलता है? चित्तौड़ अभियान का वर्णन मिलता है। अब बात आती है पद्मावत उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? ये किसने लिखा था भाई पद्मावत उपन्यास? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने।
मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, अब एक बार CHSL 2019 में क्वेश्चन आया था कि पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन फिर से अगर पूछ लिया जाए कि पद्मावत उपन्यास है ये किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, तो दोस्तों ये लिखा गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, क्योंकि देखो चित्तौड़ अभियान पे गया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कब 1303 में, लेकिन पद्मावत उपन्यास लिखा कब गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और बात करें कब, 1540 से 1545 के शासनकाल के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी है, इसके शासनकाल में एक कवि हुए हैं, कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं, तोता-ए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो किस नाम से जानते हैं हम, तोता-ए हिंद के नाम से जानते हैं, किसको, अमीर खुसरो को। और क्या भाई, अमीर खुसरो के लिए और पॉइंट, इसमें इसने क्या कहा, कश्मीर को धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग किसने कहा, वो भी किसने कहा, अमीर खुसरो ने। कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। और बात करें हम खड़ी बोली का आविष्कार, खड़ी बोली का आविष्कार भी किसने किया था, या खड़ी बोली किसने बनाई थी, यह भी अमीर खुसरो ने। और खड़ी बोली जो अपने हरियाणा में और पश्चिमी यूपी में बोली जाती है, वो बोली कौन सी होती है, खड़ी बोली है। और जिसका आविष्कार जो किसने बनाई थी, अमीर खुसरो ने बनाई थी। उसके बाद में हमें और क्या है भाई, और क्या जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में, तबला व सितार का आविष्कार, तबला व सितार का आविष्कार कौन है, अमीर खुसरो। तबला व सितार का आविष्कार भी कौन है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से और क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। और अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछता है कि भाई दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासकों का शासन देखने वाला कवि भी कौन है, अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक शासकों का शासन देखने वाला कवि कौन है, अमीर खुसरो। सबसे अधिक शासकों का शासन देखने वाला कवि भी कौन हुए हैं, तो अमीर खुसरो। ठीक है, अगर बात करें अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत किस शासनकाल में स्टार्ट की, तो वो दोस्तों आ जाएगी बलबन की। बलबन के शासनकाल में अपने कैरियर की शुरुआत की थी कवि के रूप में, किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे किससे, अमीर खुसरो से। ठीक है,
उसके बाद देखिए दोस्तों, जब 1303 में चित्तौड़ अभियान के बाद में 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। दोस्तों जैसे ही 1306 में ये मलिक काफूर दक्षिण भारत पर गए, अभियान प्रवेशन पर गया, तो ये जीतता जा रहा था और दिल्ली सल्तनत में राज्यों को मिलाता जा रहा था, प्रांतों को मिलाते हुए जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता गया, 1308 में ये दोस्तों पहुंचता है कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना पहुंचता है। उस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। ठीक, कैपिटल होती थी उस टाइम इसकी तेलंगाना की वारंगल। और वहां पर तेलंगाना में एक काकतीय वंश का शासक था, प्रताप रुद्रदेव। ये रूल कर रहा था, वहां पर शासन कर रहा था। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था उस समय। तो यहां पर क्या किया? मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार की। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। और मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में मलिक काफूर को एक हीरा दिया, कोहिनूर। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने एक हीरा गिफ्ट किया। किसको? मलिक काफूर को। कौन सा? कोहिनूर हीरा। ठीक है, अब ये कोहिनूर हीरा, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। देखो 1308 में दक्षिण भारत से उत्तर भारत कोहिनूर हीरा लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? मलिक काफूर था। 1308 में दक्षिण भारत से उत्तर भारत कोहिनूर हीरा लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, उसके बाद में देखो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के हाथ, सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किस शासक के हाथ में कोहिनूर हीरा आया? तो वो किसके हाथ में आ गया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। क्यों? क्योंकि मलिक काफूर सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसलिए मलिक काफूर हीरा लेकर के आता है और थमा देता है किसके हाथों में? अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई कोहिनूर हीरा है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस शासक के हाथ में आया था? तो वो आया था अलाउद्दीन खिलजी के। और कोहिनूर हीरे के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये जिस भी व्यक्ति के पास कोहिनूर हीरा मिला रहा है, उस व्यक्ति का पतन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। ये व्यक्तियों के लिए ये अच्छा नहीं रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा रहा है। महारानी विक्टोरिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, अगर आपसे बात पूछ लिया जाए कि भाई भारत में अंतिम बार किस शासक के पास में कोहिनूर हीरा आया था? तो राजा दलीप सिंह के पास। महाराजा
दलीप सिंह के पास। अंतिम बार भारत में कोहिनूर हीरा रहा था उनके हाथों में। उसके बाद में 1848 में ये गिफ्ट कर देते हैं किसको, महारानी विक्टोरिया को। डलहौजी महाराजा दलीप से गिफ्ट करवा देते हैं किसको, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखो दोस्तों, अपना दक्षिण भारत में अभियान भी छेड़ रखा था इसने, और जैसे ही मलिक काफूर तेलंगाना से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो वो तमिलनाडु पहुंचता है, और तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचकर वो देखता है आगे समुद्र है, और वहाँ पर वह क्या कहता है, वह सोचता है कि आगे हाँ आज अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत को यानी पूरे विश्व को जीत लिया है, इसलिए वो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित करवाता है। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित करवाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब आगे पृथ्वी खत्म हो चुकी है, अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण भूमि को जीत लिया है। ठीक है, उत्तर भारत आता है, और उत्तर भारत आते ही वो क्या करवाता है, अलाउद्दीन खिलजी से अपने आप को विश्व विजेता घोषित करवाता है। ठीक है, तो एक विश्व विजेता की उपाधि धारण हो गई। अलाउद्दीन खिलजी करेंगे। ठीक है, अब इतना बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, काफ़ी जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरे दक्षिण भारत पर अब शासन था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और इतिहासकार जैसे बताते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है वो एक धोखे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका पतन है वो पूरा आतंक के साथ खत्म हुआ था। कैसे? क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या करके इसने गद्दी तो हथिया ली थी, लेकिन साम्राज्य विस्तार करने के बाद में इसने मार्केट में, बाजार में इतने टैक्स लागू कर दिए दोस्तों, जिसको वहन कर पाना जनता के लिए नामुमकिन था। और दिन प्रतिदिन ये टैक्स लागू करता ही जा रहा था, बढ़ाता ही जा रहा था दोस्तों, जो एक जनता के बीच में इसके प्रति एक आतंक का काम किया दोस्तों उन करों ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कुछ स्मारक बनवाई थी। स्मारक की बात करेंगे तो हौज खास, हौज खास का निर्माण करवाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई मीनार का निर्माण, अलाई मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कुछ मीनारों की स्मारक बनवाई थी उसने। ठीक है, उसके बाद तेरह 1316 में तबीयत खराब होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी इसका उत्तराधिकारी बनता है। और ये उत्तराधिकारी बनता है तो दोस्तों 1316 में गद्दी पर बैठता है, और शासन कब तक करता है, 1320 तक। जैसे ही ये शासन गद्दी पर बैठता है, अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है दोस्तों। और जैसे ही अपने आप को खलीफा घोषित करता है, इसका एक इख्तियार होता था पंजाब में। पंजाब का एक इख्तियार था जिसका नाम था दोस्तों गाजी मलिक।
ठीक है। अब ये देखता है कि भाई मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं मलिक गाजी मलिक के लिए एक प्लस पॉइंट था, और ये पंजाब से चलता है और दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली की जनता के सामने नारे लगाने लगता है कि इस्लाम संकट में है। दिल्ली की जनता पूछती भाई कैसे, इस्लाम संकट में कैसे है? गाजी मलिक उनको बताता है कि भाई बगदाद में जो खलीफा बैठे हैं, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने भेजा है हमें भारत में कि भाई इस्लाम, भारत में जाइए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन यहाँ तो जो सुल्तान है मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही क्या खलीफा घोषित कर दिया है। स्वयं को ही क्या खलीफा घोषित कर दिया है। इसलिए इस्लाम धर्म है वो संकट में है। तो बताते हैं दिल्ली की जनता को गाजी मलिक, और ये तो पागल हो चुका है मुबारक शाह खिलजी, तो बताते हैं कि गाजी मलिक को दिल्ली की जनता का साथ मिला, और दिल्ली की जनता ने साथ मिलने के कारण गाजी मलिक ने मुबारक शाह खिलजी की क्या हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी की दोस्तों क्या कर दी? हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठा कौन? गाजी मलिक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब? 1320 में, और एक नए वंश की शुरुआत करता है, नए वंश की स्थापना करता है, और वो वंश होता है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश की स्थापना करता है और गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठते। तो यहाँ पर अपना खिलजी वंश खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में आपसे, जब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ओके बाय, गुड नाइट।